तिब्बत समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इस विषय पर भारत की विदेश नीति को भी रेखांकित करें। विदेश नीति को भी रेखांकित करें। देखिएगा, तिब्बत अठारहवीं सदी तक स्वतंत्र राजतंत्र था। 18वीं सदी तक स्वतंत्र राजतंत्र था, जिसे मांचू राजवंश ने चीन में जोड़ा। राष्ट्रवादी चीन के दौर में 12 से 50, राष्ट्रवादी चीन के दौर में पुनः तिब्बत स्वतंत्र रहा। साम्यवादी चीन ने सैन्य अभियान करके तिब्बत पर पुनः नियंत्रण किया। तिब्बत पर पुनः नियंत्रण किया और अंततः 1951 में दलाई लामा और साम्यवादी चीन में सहमति बनी कि तिब्बती स्वतंत्रता की मांग को छोड़ देंगे। तिब्बती स्वतंत्रता की मांग को छोड़ देंगे और बदले में उन्हें व्यापक स्वायत्तता, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यापक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। जब ये मांग पूरी नहीं हुई, तो 1959 में पुनः तिब्बती विद्रोह भड़का। जिसे चीन ने बर्बरता पूर्वक कुचला। दलाई लामा और उनके समर्थक जान बचाने के लिए भारत में राजनीतिक शरण लेने को
भारत में राजनीतिक शरण लेने को विवश हुए। पैराग्राफ चेंज करिएगा। इस समस्या में चीन ने सबसे बड़ा षड्यंत्र 1965 में तिब्बत को विभाजित करने का किया। जिसमें इस आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए उसने तिब्बत का लगभग आधा क्षेत्र प्रशासनिक सुविधा के नाम पर चीनी बहुल प्रांतों में मिला दिया। तो तिब्बती वहां पर बन गए अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक बेचारे चीन जैसे देश में क्या ही अधिकार रखेंगे। फिर लाइन चेंज करिएगा। चीन तिब्बत की विशिष्ट पहचान को ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि इस पूरे रीजन में खाली तिब्बती लोग हैं जो कहते हैं कि हमको स्वायत्तता चाहिए। चीन तिब्बत की विशिष्ट पहचान को ही समाप्त करने के उद्देश्य से गो वेस्ट की विवादित नीति चलाता रहा है। जनसंख्या हस्तांतरण, पॉपुलेशन ट्रांसफर, भारत में यह आरोप कहां लगता है सरकार पर? कश्मीर वैली में। अब वो 370-35 से हटने के बाद कोई भी वहां पर जाकर रह सकता है। तो वो एक आरोप लगा था पॉलिटिकली कि परिसीमन एक तो ऐसे कर दिया कि जम्मू का अब जनसंख्या हस्तांतरण के द्वारा वो चीनी मूल के लोगों को यहां बसाकर यहां तिब्बतियों की स्थिति को कमजोर करना चाहता है। लाइन चेंज करिएगा। वर्तमान में तिब्बत समस्या में निम्नलिखित प्रमुख मांगे देखी जाती। समाधान कैसे होगा? मतलब इनको पूरा कर दो। पहली बात, ग्रेटर तिब्बत को बहाल किया जाए।
ग्रेटर तिब्बत को बहाल किया जाए, मतलब वो जो विभाजन हुआ था उसको खत्म करा जाए। दूसरी मांग, चीन गो वेस्ट पॉलिसी को समाप्त करे। गो वेस्ट पॉलिसी को समाप्त करे। तीसरी मांग, तिब्बती शहरों और कस्बों से तिब्बती शहरों और कस्बों से बड़ी संख्या में चीनी छावनियों और सैनिकों को बड़ी संख्या में चीनी छावनियों और सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा जाए। सेना सीमाओं पर ही शोभा देती है। अब मैं आपकी पॉलिटिकल एक एक्यूमेन का टेस्ट लेता हूं। हम धार्मिक, सांस्कृतिक, तिब्बतियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। अगला समाधान का बिंदु है तिब्बत में उन वृहद आधारभूत संरचना परियोजनाओं को तिब्बत में उन वृहद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, उन वृहद आधारभूत संरचना परियोजनाओं को और न चलाया जाए। जो वहां की संवेदनशील पारिस्थितिकी के लिए, सेंसिटिव इकोलॉजी के लिए, जो वहां की संवेदनशील पारिस्थितिकी के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, बड़ी चुनौती बन रही है। और आखिरी उनकी मांग है दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच औपचारिक राजनीतिक वार्ताएं संचालित हों। औपचारिक राजनीतिक वार्ताएं संचालित हों जिससे तिब्बत के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखिएगा। भारत वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए भारत वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए तिब्बत केंद्रित उपरोक्त मांगों का भी तिब्बत केंद्रित उपरोक्त मांगों का भी समर्थन करता है और चीन से उम्मीद करता है चीन से उम्मीद करता है कि वो 1951 के समझौते की बातों को पूरा करके
इस शांतिपूर्ण समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। तीसरा टी क्या था? तथ्य। लंबे समय से व्यापार घाटा इस समय संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। भारत प्राकृतिक रूप से स्वाधीनता के बाद से लगातार भुगतान संतुलन की गंभीर चुनौती से जूझता रहा है। और ऐसे में यदि चीन अकेले भारत को $80 से $100 बिलियन तक का $80 से $100 बिलियन तक का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष दे, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाइन चेंज करिएगा। यह विषय गालवान संकट के बाद ये विषय गालवान संकट 2020 के बाद एक दिलचस्प मुकाम पर पहुंचा। जब एक तरफ भारत चीन राजनीतिक संबंध बेहद नकारात्मक दौर में थे, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और व्यापार घाटे को ऐतिहासिक ऊंचाई पर जाता देखा गया। लाइन चेंज करिएगा। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत ने द्वितीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए
द्वितीयक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपनी आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नीतियां कार्यक्रम चलाए, पीएलआई और ये सब चीजें, कई नीतियां कार्यक्रम चलाए और इनके चलते चीन से भारी मात्रा में कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स का आयात किया। ये अल्पावधि में, शॉर्ट टर्म में, भले ही समस्या का कारण दिखे, घाटा बढ़ा है। अल्पावधि में भले ही समस्या का कारण दिखे, लेकिन मध्यम से दीर्घावधि में ये भारत को एक तरफ विनिर्मित वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा, तो आयात कम होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सेवा क्षेत्र की ही तरह विनिर्मित वस्तुओं का भी बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के चिरकालिक संकट को सदाबहार चिरकालिक संकट को भी संतुलित बना सकेगा। फिर लाइन चेंज करिएगा, कुछ और आयाम देखते हैं। भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयत्नों पर बल दिया है। पहली बात, चीन से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली डंपिंग जैसी गतिविधियों को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर
निरुत्साहित करना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर निरुत्साहित करना। दूसरा कदम, चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुरक्षागत कारणों से गृह मंत्रालय के अधीन करना। तीसरा प्रयत्न हमारा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं की गुणवत्ता, क्वालिटी को आगे कर दो, चाइना इंपोर्ट वैसे ही कम हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों की, क्या था, में वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी मानदंड कठोर बनाकर चीनी आयातों को नियंत्रित करना। चौथा प्रयत्न है विधिक रूप से भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वस्तुओं के विक्रय के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन के नियमों को अनिवार्य बनाना। और आखिरी एक बात लिखिएगा, भारत ने आंतरिक सुरक्षा में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए ये उद्घोषित किया है कि चीन से भारत को सिर्फ सैन्य सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं है, मिलिट्री सिक्योरिटी थ्रेट खाली नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी चीन केंद्रित एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चलिए, 3 जो सबसे बड़े मुद्दे थे चीन से, 3 T's वो हमने करे, बाकी जो झगड़े हैं वो कल हम आगे खत्म करेंगे। थैंक यू।